नमस्ते। हमारे भोजन का हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य व प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानें। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। फूड प्लैनेट हेल्थ किस तरीके से हमारे भोजन का चुनाव जो है वो हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे साथी पशु पक्षियों को प्रभावित करता है, ये आज का हमारा विषय है। अब हम लोग इसके बारे में बात क्यों करने जा रहे हैं? भाई, हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, पशु पक्षियों को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो सिर्फ इस बारे में हम क्यों बात करने जा रहे हैं कि हमारा भोजन कैसे हमारे पर्यावरण को, स्वास्थ्य को और पशु पक्षियों को प्रभावित करता है। तो अगर हम लोग नजर डालें पूरी धरती के ऊपर, तो पूरी धरती पर अगर हम नजर डालें तो धरती का लगभग 70% हिस्सा जो है वो पानी है, वो महासागर है, और लगभग 30% हिस्सा जो है वो जमीन है। अब यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो हमारा जमीन वाला हिस्सा है धरती का, उसका लगभग 40% हिस्सा आज हम अकेले कृषि में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने प्लेनेट का जो स्थल का है वो हम सिर्फ और सिर्फ अपना भोजन उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्रों में भी हम जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वहां पर भी काफी ज्यादा हम हस्तक्षेप करते हैं। तो मतलब लगभग धरती की कुल रिसोर्सेज का आधे से ज्यादा रिसोर्स अकेले हम अपने भोजन के उत्पादन में लगा रहे हैं। और इस तरह से हम अपने पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपनी सिर्फ इस एक्टिविटी के माध्यम से डाल रहे हैं। तो इसके लिए इसके बारे में बात करना भी बड़ा आवश्यक है। दूसरा, आज जो अपने भोजन के उत्पादन के जो तरीके हम अपना रहे हैं वो पारंपरिक तरीके नहीं है। आज हम सब कुछ कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं। तो उसके कारण वो जो तरीके हैं, उसके कारण जो हम भोजन का उत्पादन कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। और इसलिए हमें अपने जो स्वास्थ्य वाला पहलू है अपने भोजन के उत्पादन के पीछे, उसके बारे में भी बात करने की आवश्यकता है। वो भी बात हम यहां पर करेंगे। तीसरा, जो हमारे साथी पशु पक्षी हैं धरती पर, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इन चीजों से। तो वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम समस्या पर भी बात करेंगे, हम समाधान पर भी बात करेंगे। तो आप लोगों से फिर से निवेदन है, 133 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आप लोग प्लीज सभी लोग जुड़े रहिएगा और क्वेश्चन जरूर आप लिखते रहिएगा। जो Q&A क्वेश्चन आंसर सेक्शन है वहां पर हम आपके क्वेश्चन के आंसर लास्ट में करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब बात आती है अपने खाने पीने की, तो भाई हम लोग कहते हैं कि जो भी चीजें हम खाते हैं वो तो हमारी पर्सनल चॉइस है, वो तो हमारा व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। वॉट वी ईट इज रैपिडली बिकमिंग एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। जो भी चीजें हम खाते हैं वो बहुत तेजी से एक ग्लोबल कंसर्न का मुद्दा बनता जा रहा है, एक वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। कैसे? चार प्रमुख क्षेत्रों में हमें अपने खान पान की आदतों का दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। पहला, रिस्क टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को काफी ज्यादा रिस्क पहुंच रहा है, और इसके लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार हमारी खान पान की आदतें हैं। दूसरा, फूड शॉर्टेजेस। खाद्यान्न संकट एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में। करीब 1 अरब लोग हमारे धरती पर रोज भूखे सोते हैं, यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। तो ये क्यों सो रहे हैं? क्या खाद्यान्न की कमी है? कैसे हमारा खान पान इसके लिए जिम्मेदार है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा, क्रोनिक डिसीजेस। कई तरह की बीमारियां ऐसी हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं, जो लंबे समय तक हमारे बीच में बनी रहती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, कई तरह के हृदय रोग हैं, कैंसर है, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है। ये बीमारियां काफी हद तक हमारी खान पान की आदतों से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और चौथा, ग्लोबल वार्मिंग, प्रजातियों का विलुप्तीकरण, डिफोरेस्टेशन, प्रदूषण, ऐसी जो तमाम पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये कैसे हमारे खान पान से जुड़ी है, इसका क्या समाधान है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जब बात आती है अपने भोजन की, तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो है एनिमल फार्मिंग का, पशुपालन का। आज का जो वर्तमान पशुपालन है उसको नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल फार्मिंग या फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग नाम क्यों दिया गया? फैक्ट्री का मतलब आप सभी जानते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर कम से कम लागत में, कम से कम समय में, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज का उत्पादन किया जाए, उस जगह को हम बोलते हैं फैक्ट्री।
फार्मिंग यहाँ पर पशुपालन का से आशय है इसका। तो फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब यहाँ पर है कि आज जो हमारा एनिमल फार्मिंग है वो फैक्ट्री का रूप ले चुका है। चाहे आज का मांस का उद्योग हो, चाहे डेयरी का उद्योग हो, अंडे का उद्योग हो, मछली का उद्योग हो, वो सब का सब हम ऐसे कर रहे हैं कि हम कम समय में, कम लागत में, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मांस का, दूध का, अंडे का, मछली का उत्पादन कर। तो इसलिए आज के जो पशुपालन है उसको नाम दिया गया फैक्ट्री फार्मिंग। आज चाहे कोई बड़े बड़े फार्म हो, चाहे कोई एक दो जानवर रखता हो कोई अपने घर में, सभी आज इसी तरीके से सारा का सारा काम कर रहे हैं। अब इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव हमें वैश्विक रूप में देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, पशुपालन के बारे में। पशुपालन कृषि का एक अभिन्न हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक धरती पर जितना आज हम लोग कृषि योग्य भूमि का उपयोग कर रहे हैं, कल्टीवेटेड लैंड का यूज कर रहे हैं, उसका 70% हिस्सा उस जमीन का अकेले हम पशुपालन में इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान पशुपालन मतलब कृषि में सबसे ज्यादा जमीनों का उपयोग धरती पर हो रहा है और कृषि में भी सबसे ज्यादा जमीनों का उपयोग पशुपालन में हो रहा है। और इस कारण से ये जो एक्टिविटी है ये पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है। जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है। बाकी चूंकि जानवरों के बारे में ही बातें हैं तो जानवरों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ की पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताता हूं, फिर आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ के बारे में कि क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हमारे वर्तमान पशुपालन के माध्यम से पड़ रहे हैं हमारे पर्यावरण पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पशु पक्षियों पर। शुरुआत करते हैं अपने स्वास्थ्य से। हेल्थ हजार्ड्स, हम बात करें अभी कोविड-19 की। अभी आप लोग न्यूज पढ़ रहे होंगे, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया इस महामारी को। अभी कोविड-19 फिर बड़ी तेजी से चाइना में फैल रहा है। अभी सरकार ने भी भारत में कई सारे नोटिफिकेशन इशू किए हैं कि भाई आप लोग फिर से प्रिकॉशन बरतना शुरू कर दो। कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये एक जूनोटिक पैंडेमिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारियों की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। ऐसी महामारियां जो जानवरों से इंसानों में आती हैं उनको जूनोटिक पैंडेमिक या पशुजन्य महामारी कहते हैं। कोविड-19 को भी उसी कैटेगरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है। तो जानवरों से यह महामारी इंसानों में आई और पिछले 2.5 साल से 3 साल होने को है, काफी ज्यादा तांडव मचा रखा है पूरी धरती पर। लाखों लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं और अभी कब तक ये रहेगी मालूम नहीं। ऐसा ही कुछ और महामारियां हमारे बीच में आती रहती है, जैसे बर्ड फ्लू अक्सर फैलता है हमारे बीच में मुर्गी के फार्म से। स्वाइन फ्लू पिछले दशक में कई बार फैला, सुअर के फार्म से हजारों लोग मारे गए पूरी दुनिया में। इबोला एक वायरस फैला था अफ्रीका में। सबसे पहले ये चिंपैंजीज के माध्यम से इंसानों में फैला। अफ्रीका में बहुत सारे लोग जंगली जानवरों का मांस खाते हैं, खासकर चिंपैंजी का मांस खाते हैं। तो चिंपैंजीज का मांस खाने के कारण चिंपैंजीज के माध्यम से इबोला पहले अफ्रीकी लोगों में फैला, फिर पूरी दुनिया में फैला। उससे भी हजारों लोग मारे गए थे। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये भी एक जूनोटिक पैंडेमिक है और ये भी चिंपैंजीज के माध्यम से पहले अफ्रीकी लोगों में फैला और आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। करोड़ों लोग इससे मारे जा चुके हैं और करोड़ों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। एड्स नामक बीमारी इससे होती है। ऐसे ही एक महामारी करीब 100 साल पहले फैली थी, स्पेनिश फ्लू। अब तक की बड़ी खतरनाक महामारी, कई करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे उस महामारी से। वो फैली थी सुअर के एक फार्म से यूरोप में। अब ये जो तमाम महामारियां जिनके बारे में हमने चर्चा किया है, ये सारी की सारी जूनोटिक पैंडेमिक्स थी, पशुजन्य महामारियां। अब ये कैसे जानवरों से इंसानों में आके ये वायरस फैलते हैं, कैसे महामारी बन जाती है, क्या कारण है इसका? तो जब हम जानवरों के साथ अप्राकृतिक व्यवहार करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है। और जब उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उनकी बीमारियां उनके ऊपर हावी होती हैं। हम इंसान उनका चूंकि डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो फिर आसानी से वो हम इंसानों के बीच में आ जाती हैं। और आज बड़ी तादाद में जानवरों को हम लोग फार्म के अंदर रखते हैं, बहुत ही पास पास। मुर्गी का फार्म हो, चाहे गाय के फार्म हो, चाहे सुअर के फार्म हो। गांव में भी जानवर बहुत ही आसपास ही एक तरीके से रहते हैं। एक भी जानवर को अगर इन्फेक्शन होता है तो बड़ी आसानी से सभी जानवरों में फैलता है और उन जानवरों का शरीर ऑलरेडी इतना दुर्बल है
वो आसानी से इन्फेक्ट हो जाते हैं और आसानी से वो ट्रांसमिशन भी करते हैं वायरस का। और हम इंसान चूंकि डायरेक्टली उनका यूज कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो हम इंसानों के बीच में आके वो फैलने लगता है कहीं और महामारी बन जाता है। तो महामारियों के इंसानों के बीच में फैलने का बहुत बड़ा कारण जो रहा है वो जानवरों का एक्सप्लॉयटेशन रहा है, उनका शोषण रहा है। अब कई और चीजें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के सामने बहुत बड़ी समस्या, पूरी दुनिया में जो जूनोटिक डिजीजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और उसका कारण जो है, आप देखिए चारों तरफ किस तेजी से जानवरों के साथ, उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। क्या क्या हो रहा है अभी आगे हम बातें करते हैं। दूसरा जो बड़ी समस्या है हमारे स्वास्थ्य के सामने वैश्विक स्तर पर आके खड़ी हुई, वो है हार्मोन्स का और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। ये हमारे स्वास्थ्य के सामने बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कैसे? मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। आपको 4 प्रजातियां दिख रही होंगी ऊपर फोटो में। एक मुर्गी है, एक बकरी है, गाय है, सुअर है। हम मुर्गी की बात करते हैं पहले। मुर्गी, ये जो तमाम जानवर हैं जिनको हम बोलते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स या फार्म एनिमल्स, असल में हमने पशुपालन शुरू किया करीब 10,000 साल पहले। उससे पहले सारे पशु, जितने भी पशु पक्षी धरती पर है, सबके सब वाइल्ड थे, सब जंगलों में रहते थे। कोई डोमेस्टिक एनिमल नाम की चीज होती नहीं थी। फिर हमने क्या किया, उनमें से कुछ जानवरों को हमने जबरदस्ती बंधक बनाया। काफी सदियों तक उनको बंधक रखे रखे हमने उनको डोमेस्टिकेट कर लिया। पिछले कुछ सदियों से या कुछ दशकों से हम उनके जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। उनके प्राकृतिक चयन की क्रिया में हमने बहुत पहले से हस्तक्षेप करना शुरू किया, आहार परिवर्तन किया, लंबे समय तक उनको हमने कैप्टिविटी में रखा, तो उनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज थी वो भी खत्म हो गई। तो उसी में से कुछ प्रजातियां ये है जो आपके सामने दिख रही है, जिनको 10,000 साल पहले करीब हमने बंधक बनाना शुरू किया। अब हम मुर्गी की बात करते हैं। मुर्गी आजकल जो आपको फार्म के अंदर दिखती है वो असली प्रजाति नहीं है, वो पूरी तरह से कृत्रिम प्रजाति है। जो इसका असली, जो वन्य इसका पूर्वज है, जैसे एक का नाम है लाल जंगली मुर्गा, रेड जंगल फाउल, आज भी ये जंगलों में पाए जाते हैं। जो लाल जंगली मुर्गा है उसमें जो फीमेल है वो साल में सिर्फ 10 से 12 अंडे देती है और अंडे से निकलकर वयस्क होने में इनको करीब 2 साल का समय लगता है। हम इंसानों ने क्या किया, हमने पहले इनको डोमेस्टिकेट किया, उसके बाद उनके प्राकृतिक चयन की क्रिया में हमने दखल दिया, अलग अलग जगह से इनको जबरदस्ती क्रॉस करवाया। इसके बाद पिछले लगभग कई दशकों से या सदियों से हम लोग इनके जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। हमने बनाई कई सारी कृत्रिम प्रजातियां, जैसे ब्रॉयलर्स हैं, ट्रॉयलर्स हैं। अब ये जो असली प्रजातियां हैं, वन्य स्पीशीज, ये साल में 10-12 अंडे देती हैं। कृत्रिम जो मुर्गियां हैं जिनको फार्म में रखते हैं हम, उनसे हम 300 से ज्यादा अंडे पैदा करवाते हैं साल में। 10-12 नेचुरली, 300 से ज्यादा कृत्रिम तरीके से। वन मुर्गियां जो है वो अंडे से निकलकर वयस्क होने में 2 साल का समय लेती है। उतना ही बड़ा इन ब्रॉयलर्स को, ट्रायलर्स को फार्म के अंदर हम 35 से 41 दिन में कर देते हैं, जितना वो 24 महीने में बड़े होते हैं प्राकृतिक रूप से। कैसे इतनी तेजी से बॉडी में ग्रोथ हो रही है, कैसे इतना ज्यादा अंडे का उत्पादन हो रहा है उनके बॉडी से। हमने पहले तो उनके जीन में ऐसे परिवर्तन किए हैं, इसके बाद हम लोग लगातार उनको ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स देते रहते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन्स उनके शरीर में इस तरह की अप्राकृतिक वृद्धि कराते हैं, ज्यादा अंडे का उत्पादन करवाते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनका शरीर बड़ा कमजोर होता जाता है, उनका इम्यून सिस्टम एकदम गिर जाता है, और फिर वो मर ना जाए इसके लिए लगातार उनकी फीड में उनको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अगर मुर्गियों को 2-3 दिन, 4 दिन भी गैप करके एंटीबायोटिक ना दिया जाए तो वो मर जाए। जो पोल्ट्री के फार्म से अंडे की हैचरीज हैं, उनको जो पानी दिया जाता है ट्यूब के माध्यम से, उसमें एंटीबायोटिक हर दिन या दूसरे दिन उनको देना पड़ता है ताकि वो कहीं मर ना जाए। तो इस तरह से भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है मुर्गियों को, भारी मात्रा में हार्मोन्स उनको दिया जा रहा है। मैं बात करता हूं गाय की। गाय एक मां है। स्तनधारी प्राणियों की करीब 6,000 से ज्यादा प्रजातियां अपने धरती पर हैं। उसमें गाय है, भैंस है, हम इंसान भी हैं, और कई सारी प्रजाति हैं। अब सभी प्रजातियों में, स्तनधारी प्राणियों में होता क्या है कि मां जब बच्चे पैदा करती है तो अपने बॉडी में अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है। तभी दूध बनता है बॉडी में उसके, जब बच्चा पैदा होता है उसका उतना ही दूध बनता है उसके बॉडी में जितना उसके बच्चे के लिए आवश्यक है, और तभी तक बनता है जब तक उसके बच्चे को दूध की आवश्यकता है। अब हमने क्या किया, हमने उनसे दूध लेना शुरू किया। हमको ज्यादा दूध चाहिए,
भाई वो तो बच्चे के जरूरत के अनुसार ही बना रही हैं, हमको बहुत ज्यादा दूध लेना है उनसे। तो फिर हमने क्या किया, हमने पहले उनको कैप्टिविटी में रखना शुरू किया, फिर हमने उनकी प्राकृतिक चयन की क्रिया में हस्तक्षेप किया। हमने अलग अलग जगह की प्रजातियों को आपस में उठाया, जबरदस्ती क्रॉस करवाया, उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। फिर हमने उनके आहार में परिवर्तन किया, अलग अलग हरी चारे, हरी वनस्पतियां खाने वाले पशु हैं ये, हमने फिर उनको भूसा, दाना, पशु आहार, सप्लीमेंट ये सब देना शुरू किया, और इस तरीके से हमने उनकी बॉडी में दूध का उत्पादन और बढ़वाया। पिछले कई दशकों से हम उनके शरीर में जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उनके जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। आज की अधिकांश प्रजातियां जो हमारे बीच में है गायों की या भैंसों की, वो या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है या तो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजातियों के साथ वो क्रॉस है। इवन जिनको इंडियन नेटिव ब्रीड्स भी हम कहते हैं, साहिवाल, गिर, ककराज, ये भी काफी हद तक ये भी क्रॉस है ऐसी फ्रीजियन गायों के साथ, कृत्रिम हाइब्रिड गायों के साथ। इसीलिए जो इनकी प्रजाति का नाम लिखते हैं उसके आगे एचएफ लिख देते हैं। तो हमने आज फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन करके इस तरीके से दूध का उत्पादन और बढ़ाया उनकी बॉडी में। अब जब इतना ज्यादा दूध उनकी बॉडी में बनता है, उनकी प्राकृतिक क्षमता से ज्यादा, तो उनके शरीर में कई तरह की डिफिशियंसीज होती हैं, क्योंकि ज्यादा दूध बनने के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा न्यूट्रिशन बॉडी के दूसरे फंक्शन जो है वो रुकते हैं, सारा न्यूट्रिशन आता है दूध बनाने में, और फिर बॉडी में कई तरह की डिफिशियंसीज होती हैं। एक बहुत ही आम डिफिशियंसी है, वो है कैल्शियम की। कैल्शियम की भारी कमी होती है गायों को, भैंसों को, जिनसे ज्यादा दूध का उत्पादन करवाया जाता है, और इस कारण से अक्सर उनको एक बुखार होता है जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, ज्यादा कैल्शियम चूंकि दूध बनाने में जा रहा है, इसलिए अक्सर उनको फ्रैक्चर्स होते रहते हैं। अक्सर बुखार के कारण उनके दूध का उत्पादन घटने लगता है। इसके लिए लगातार पशुपालक फिर उनको एंटीबायोटिक, पेन किलर, पैरासिटामोल ऐसी चीजें देते रहते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का यूज आज गायों पर, भैंसों पर भी हो रहा है, वो भी उनकी बॉडी में जाती है। इसके बाद एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटनरी में इसका यूज बैन किया हुआ है, पर बड़े मात्रा में इसका यूज आज धड़ल्ले से हो रहा है। छोटे छोटे पशुपालक भी इसका यूज कर रहे हैं, डेयरी वाले भी कर रहे हैं। होता क्या है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को सिर्फ दिन में सुबह शाम दूध नहीं पिलाती। हमारी माँ ने भी बचपन में हमको आधे आधे घंटे पर, एक एक घंटे पर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया, हम थोड़ा थोड़ा दूध पिए, हमारी बॉडी ने उसको पचाया, लगातार बच्चों की बॉडी में ग्रोथ होती रहती। बिल्कुल वैसे ही गाय भैंसे भी थोड़ा थोड़ा दूध उनके जो छाती है उसमें उतरता रहता है, और थोड़ा थोड़ा दूध बच्चों को पीना होता है। लेकिन डेयरी में बछड़ों को दिन में सिर्फ 2 बार खोला जाता है, और आजकल तो बहुत सारी जगहों पर जो डेयरीज हैं, पैदा होते ही बछड़ों को मां से दूर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। खासकर नर बछड़ा अगर होता है तो उसको तो मार ही दिया जाता है। भैंसों के मामले में तो काफी ज्यादा जगहों पर यही हो रहा है। तो 2 बार में ही पूरा का पूरा दूध उनकी छाती में कैसे उतर आए और वो पूरा का पूरा निकाला जा सके, इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाहर से इंजेक्ट करते हैं। ये हार्मोन जब बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो लेबर का पेन होता है गाय को, भैंस को, और सारा का सारा दूध उसकी छाती में तुरंत उतर आता है। जो थोड़ा थोड़ा उतरना चाहिए वो एकाएक उतर आता है, और वो उसको निकाल कर बेचते हैं। और इस तरह से ये हार्मोन बहुत ही बड़ी डोज जो है आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्ट की जाती है सुबह शाम गायों को, भैंसों। तो इस तरह से धड़ल्ले से इस हार्मोन का यूज हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है गायों के, भैंसों के ऊपर। अब चूंकि जब उनका मांस हम खाते हैं, उनका दूध हम पीते हैं, उनका अंडा हम खाते हैं उन जानवरों का, तो ये सारे हार्मोन्स, ये सारी एंटीबायोटिक्स उसके माध्यम से हमारे शरीर में आती है। हार्मोन्स का हम जानते हैं कि बड़ा स्पेसिफाइड काम है, हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो जब कोई कृत्रिम हार्मोन बड़ी मात्रा में बाहर से हमको मिलता है तो हमारे शरीर में अप्राकृतिक बदलाव कर देता है, और इस तरीके से ये बड़ा हमारे लिए खतरनाक होता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स जो ये यूज की जा रही है पोल्ट्री में, डेयरी में, वो उनके मांस, उनके दूध के माध्यम से हमारी बॉडी में आती है, और फिर हमारी बॉडी में भारी मात्रा में जब एंटीबायोटिक ऐसे आता है तो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या पैदा करता है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? ये एंटीबायोटिक जब हमारी बॉडी में आते हैं
तो हमारी अपनी एंटीबॉडीज को ये सप्रेस करने लगते हैं, उसको दबाने लगते हैं। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लगातार कमजोर होती रहती है, और इस तरह से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में अक्षम हो जाता है। और इस तरीके से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम खड़ी होती है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिस तेजी से हम एंटीबायोटिक लेते जा रहे हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है, अगर ये यूं ही बढ़ती रही तो आने वाले कुछ ही दशकों में अगर हमको खरोच भी लग जाएगी तो शायद हमारा शरीर उस खरोच को भी न भर पाए। ये इतनी बड़ी समस्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। और आज ये जो मांस के, डेयरी के, अंडे के उद्योग हैं, ये एंटीबायोटिक के बहुत बड़े सोर्स बनते जा रहे हैं हमारे भोजन में। तो इस तरह से भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स का यूज जो हो रहा है आज पशुपालन में, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के सामने बड़ी समस्याएं हैं। इसके बाद भुखमरी की समस्या। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमारी धरती पर इंसानों की 8 अरब की जो जनसंख्या है, उसमें 1 अरब लोग रोज भूखे सोते हैं। अब क्या कारण है इसका? क्यों इतने लोग रोज भूखे सोते हैं? क्या हम कम खाने का उत्पादन कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी आवश्यकता से कहीं ज्यादा खाने का उत्पादन कर रहे हैं, पर फिर भी लोग भूखे रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारी जनसंख्या धरती पर अभी 8 अरब है और हम लोग हर साल 80 अरब से ज्यादा कुछ प्रजातियों के लैंड एनिमल्स को फार्म के अंदर जबरदस्ती पैदा कराते हैं। अपनी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा गाय, भैंस, भेड़, मुर्गी, बकरी, सुअर और ऐसी 2-4 और प्रजाति, इनके 80 अरब से ज्यादा जानवर। अब ये जानवर हवा पी के तो जिंदा रहते नहीं है, इनको भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने को जगह चाहिए। इनके खाने को उगाने के लिए भारी मात्रा में जगह चाहिए। तो धरती पर इस समय जितना हम लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, उसका 30% से ज्यादा अनाज सीधे इन जानवरों को खिलाया जा रहा है। 3 प्रमुख फसलें पूरी दुनिया में उगाई जाती हैं: चावल, मक्का, सोयाबीन। चावल हम इंसान डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, पर 90% से ज्यादा मक्का दुनिया में उगाया जाने वाला और 70% से ज्यादा सोयाबीन सीधे इन जानवरों को खिलाया जाता है। भारत में भी जितना हम मक्का उगा रहे हैं, उसका 66% से ज्यादा मक्का सीधे पोल्ट्री, इन जानवरों को एनिमल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड इनमें बनाने में जा रहा हूं। काफी ज्यादा फिर इनके लिए अनाज के अलावा भारी मात्रा में हरे चारे का उत्पादन भी हम करते हैं, उसमें भी बड़े खेतों का यूज करते हैं। उसके बाद चारागाह के रूप में भी काफी जमीनों का यूज करते हैं। और इस तरह से कुल कृषि योग्य भूमि का 70% हिस्सा अकेले हम पशुपालन में इस्तेमाल कर रहे हैं इन जानवरों को फीड करने के लिए। और इस कारण से हम 1 अरब इंसानों को तो नहीं खिला पाते हैं, पर 80 अरब जानवरों को जबरदस्ती पैदा करवाकर हम उनका पेट भर ले रहे हैं। और यह कारण है भूखमरी की समस्या का, यह प्रमुख कारण है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में लोग भूखे रह रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता से कहीं ज्यादा खाने का उत्पादन कर रहे हैं। अगर धरती का हर आदमी, सिर्फ एक अमेरिकी, एक अभी रिपोर्ट आई, एक अमेरिकी की तरह मांस और दूध का उपभोग करने लगे, तो हमको 5 धरती चाहिए होगी कि उतने ज्यादा धरती के सभी इंसानों को खिलाने के लिए इतना ज्यादा हम अनाज का उत्पादन करें कि उसके लिए 5 धरती के बराबर हमको जगह चाहिए होगी कि वो सारा अनाज फिर उतने जानवरों को खिलाया जाए, फिर वो सारे जानवर इंसानों को खिलाए जाए। जबकि अगर धरती का हर आदमी सिर्फ पौधा आधारित भोजन करने लगे तो जितना हम एक साल में उत्पादन कर रहे हैं वो हम करीब 2 साल खा सकते हैं। तो ये भुखमरी की समस्या का बड़ा कारण है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, पूरे धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग पढ़ते हुए होंगे इसके बारे में। इसकी वजह है ग्रीन हाउस की गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस जिम्मेदार है धरती का तापमान बढ़ाने के लिए। अब कहां कहां से उत्सर्जन हो रहा है इन गैसों का? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बहुत सारे कारण हैं। 2 बड़े कारण हैं। एक तो फॉसिल फ्यूल्स का जलाया जाना, जीवाश्म ईंधनों का, कोयले का, पेट्रोलियम का। दूसरा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण है वर्तमान पशुपालन। कैसे है अभी आगे हम बात करते हैं। दूसरा मीथेन। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस। मीथेन के उत्सर्जन के भी 2 बड़े कारण हैं। एक जो सबसे बड़ा मानव जनित कारण है वो है वर्तमान पशुपालन। ये जो 80 अरब जानवर हम हर साल पैदा करवाते हैं, इसमें से खासकर जो हरा चारा खाने वाले जानवर हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जब अपनी पाचन क्रिया करते हैं, रूमिनेशन करते हैं, तो उस पाचन क्रिया के दौरान भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और इतने जो फार्म के जानवर हैं, इनके द्वारा उत्सर्जित जो मीथेन है
ये सबसे बड़ा मानवजनित कारण है मीथेन के उत्सर्जन का। इसके अलावा जो कोयले की खदानें हैं उससे भी भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये बड़े कारण है दो। तीसरा जो बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाला, वो है नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से एमिशन। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, और इसके उत्सर्जन का करीब 60% कारण जो है वो है फर्टिलाइजर्स का यूज। फर्टिलाइजर्स में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में इमिट होता है। और आज चूंकि मैंने बताया कि 70% खेती तो अकेले हम जानवरों के लिए कर रहे हैं, मतलब हम ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन उस तरीके से कर रहा है, और वो फिर और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो तीनों जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके उत्सर्जन में वर्तमान पशुपालन का है। और इस तरीके से ये वर्तमान पशुपालन धरती की गर्मी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान रखता है, और इसके कारण धरती के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। धरती के सारे जो नेचुरल सिस्टम है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। चाहे अपने जल चक्र की बात कर लीजिए, पानी का इवेपोरेशन है, पानी का प्रेसिपिटेशन है, सब तापमान पर निर्भर करता है। फसल के चक्र की बात कर लीजिए, बीजों का अंकुरण है या फसलों का बढ़ना है, उसका पकना है, सब तापमान पर निर्भर करता है। आप चिड़िया की बात कर लीजिए, चिड़िया का अंडा जो है वो फूटने के लिए निश्चित तापमान चाहिए। हमारे बॉडी में खाना पचने के लिए निश्चित तापमान चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो धरती के जितने भी नेचुरल सिस्टम है सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सारे नेचुरल सिस्टम डगमगाते जा रहे हैं, और ये हमें एक क्लाइमेट की इमरजेंसी की कंडीशन की तरफ खींच लाए हैं। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि धरती पर क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी की इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है, और अब अगर हमने बड़े कदम नहीं उठाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, हमारी अपनी प्रजाति तक विलुप्त हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन, हर 1 मिनट में एक फुटबॉल के मैदान का जंगल धरती से काटा जा रहा है। जंगलों के काटे जाने का जो प्रमुख कारण है वो बढ़ती हुई कृषि की मांग है। और कृषि की मांग क्यों बढ़ रही है? हम ऑलरेडी 70% कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल पशुपालन में कर रहे हैं, और लगातार मांस की, डेयरी की, अंडे की मांग बढ़ती जा रही है। उसके लिए और जानवर पैदा कराने पड़ते हैं, उन और जानवरों को खिलाने के लिए हमें और ज्यादा खेती करनी पड़ रही है, और उसके लिए हम और ज्यादा जंगल काट रहे हैं। उदाहरण देता हूं, अमेजन के रेन फॉरेस्ट, अमेजन के वर्षा वन, इनका अधिकांश ये साउथ अमेरिका में है, अधिकांश हिस्सा इनका ब्राजील में है। बड़ी तेजी से अमेजन के जंगल काटे जा रहे हैं। अमेजन के जंगलों को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता था, धरती का फेफड़ा, क्योंकि हर साल इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते थे और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को ये पंप करते थे हमारे एटमॉस्फेयर में कि धरती के फेफड़े की तरह काम करते थे। पर आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये फेफड़े खराब हो चुके हैं। इस समय अमेजन के जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे हैं उससे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर अमेजन के जंगल काटे जा चुके हैं, और अमेजन के जंगलों के काटे जाने का 80% कारण वहां पर पशुपालन की गतिविधि है। आप लोग सर्च कीजिएगा इसको, इसके बारे में बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं, वहां पर गाय के, सुअर के बड़े पैमाने पर, वहां मक्के का, सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। वो गायों को, सुअरों को खिलाते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं उनका मांस, उनके डेयरी के उत्पाद नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। और इस कारण से ब्राजील आज जो सबसे ज्यादा हिस्सा जिसका अमेजन का ब्राजील में ही है, वो आज दुनिया का नंबर 1 बीफ निर्यातक बन चुका है। और ये तो ब्राजील की बात थी, ये तो अमेजन की बात। भारत की हम बात करें, भारत में भी सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन के उत्पादन में भी नंबर 1 राज्य है। मध्य प्रदेश में जितना सोयाबीन का उत्पादन होता है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है यूरोप के जानवरों को खिलाने के लिए। और ये जो सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है, ये सारी जगह पहले जंगल हुआ करती थी। बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश के भी जंगलों का सफाई हो रहा है, वो सिमटते जा रहे हैं। भारी मात्रा में मक्के का, हरे चारे का उत्पादन पूरे भारत में हो रहा है। वो सारी जगहें जो हैं धीरे धीरे बाग और जो तमाम झाड़ियां और जंगल जो है भारत के, वो लगातार क्लियर किए जा रहे हैं, उनको खेत बनाया जा रहा है। उसमें बहुत बड़ा योगदान इसका है। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में जो गाय, भैंस, बकरियां हम हर साल पैदा करवाते हैं मांस के लिए, दूध के लिए, ये ग्रेजिंग एनिमल्स है, ये चराई करते हैं। और आज आप किसी भी जंगल में घूमने जाइए, आप सोचेंगे वहां पे आपको टाइगर देखने को मिलेगा, हिरण देखने को मिलेगा, वो शायद ही दिखे, पर वहां पे आपको गाय चरती हुई मिल जाएगी, भैंस चरती हुई मिल जाएगी, बकरी चरती हुई मिल जाएगी। बड़ी तादाद में लोग बड़े पैमाने पर इन जानवरों को चराने के लिए जंगलों में ले जाए जाते हैं। बहुत सारे जानवर छुट्टा होकर वहां पहुंच जाते हैं। ये जानवर मांस के, डेयरी के लिए अनियंत्रित रूप से जबरदस्ती पैदा करवाए जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। ये जानवर किसी भी नन्हे पौधे को बड़ा होकर पेड़ नहीं बनने देते हैं। भाई जंगल में कोई पेड़ लगाता तो है नहीं, हर साल पुराने पेड़ सूखते हैं
पक्षी बीजों को खाकर, फलों को खाकर बीजों को इधर उधर फेंकते हैं, मानसून में बारिश होती है, पेड़ वापस निकलते हैं, उगते हैं और बड़े होकर उनको बड़ा वृक्ष बन जाना चाहिए। लेकिन इतने ग्रेजिंग एनिमल्स किसी भी नन्हे पौधे को पेड़ नहीं बनने देते हैं, ना उन जंगलों में, ना गांव में, ना हमारे शहरों में किनारे, कहीं पर भी नहीं। और इस तरह से लगातार हरियाली सिमटती जा रही है, नन्हे पौधे बड़े होकर पेड़ नहीं बन पा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में प्लांटेशन पूरे भारत में होता हर साल, उनमें से अधिकांश पौधे जो हैं वो इन ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा ही नष्ट कर दिए जाते हैं। जिम्मेदार वो जानवर नहीं है, जिम्मेदार हम हैं जो बड़ी तादाद में मांस के डेयरी के लिए जबरन उनकी जनसंख्या बढ़वाते हैं। और ये डिफोरेस्टेशन का और हरियाली के सिमटने का प्रमुख कारण है। भारी मात्रा में मीथेन इमिशन हो रहा है, मैंने बताया ही। पॉल्यूशन भी भारी मात्रा में हो रहा है। अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी, आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। गंगा नदी में प्रदूषण सबसे ज्यादा तब होता है जब वो कानपुर के पास से गुजरती है। कानपुर भारत का चमड़े का हब है, बड़ी बड़ी चमड़े के टैनरीज वहां पर हैं, बड़े बड़े कत्लखाने उसके किनारे, गंगा के किनारे। वो सारा का सारा वेस्ट गंगा में बहाते हैं। गंगा की सबसे ज्यादा दुर्गति वही करते हैं। वो भी आज के वर्तमान पशुपालन का ही एक एक संबंधित उद्योग है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब कुंभ का मेला लगना होता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले से 2 महीने पहले ही गंगा की अपस्ट्रीम में वहां से 200 किलोमीटर तक के किनारे के जितने कत्लखाने और जितनी चमड़े के टैनरीज उनको बंद करवा देती है, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा वो गंगा में बहाते हैं, वो सारा बहता हुआ प्रयागराज तक जाता है, उसको पहले ही बंद करवाना पड़ता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया कि गंगा के 2 किलोमीटर दोनों तरफ कोई एनिमल फार्म और ऐसे जो एनिमल्स से रिलेटेड जो भी ये कत्ल खाने और ये सारी चीजें ये नहीं लगेंगी, क्योंकि भारी मात्रा में नाइट्रेट का और अमोनिया का पॉल्यूशन इनके मलमूत्र के माध्यम से होता है, जो बहता हुआ पानी में जाता है, पानी में डेड जोन पैदा करता है, नदी को प्रदूषित करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से भारी मात्रा में प्रदूषण का भी ये जिम्मेदार है। पानी की बर्बादी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जानवरों को बैक टू बैक प्रेग्नेंट करवाते रहना, पूरे जीवन उनको पिंजरे में ठूस के रखना, रस्सी में बांध के रखना, उन पर भी बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इस तरह से जो वर्तमान पशुपालन है उसके ये सारे नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ के बारे में और बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। अब हम अगर बात करें संख्या की, तो अपने भारत देश में कृषि मंत्रालय के मुताबिक गौवंश की जनसंख्या में अपना भारत देश दुनिया में नंबर 1 पर है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा गौवंश हमारे देश में है। बफेलो की पॉपुलेशन में भी हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। करीब 11 करोड़ से ज्यादा भैंसें हमारे देश में हैं। मुर्गों की पॉपुलेशन में भी हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। करीब 87 करोड़ से ज्यादा मुर्गे हमारे देश में हैं। बीफ के निर्यात में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, क्योंकि दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर है, इसलिए दूध के लिए पैदा कराई गई सारी बूढ़ी भैंसें और कुछ हद तक गायें भी अंत में स्लॉटर की जाती हैं। उनका बीफ बेचने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तो इस तरह से चूंकि हम इन जानवरों की जनसंख्या बढ़ाने में दुनिया में अग्रणी है, हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को पैदा करने में भी अग्रणी है, जिनके बारे में हमने बात किया है पिछले स्लाइड में। हम आगे बढ़ते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर और हमारे देश की इकोनॉमी, कई हजार करोड़ रुपए का राजस्व हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है मांस के, डेयरी के, अंडे के, मछली के उद्योग। लेकिन कई लाख करोड़ रुपए की चपत लग जाती है उद्योगों के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम से, जैसे महामारियां। अकेले कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार करीब 10 लाख करोड़ रुपए अकेले भारत में खर्च कर चुकी है। तमाम महामारियां हमारे बीच में आती रहती हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, एड्स से निपटने के लिए एड्स सोसाइटी, ऐसे तमाम अलग अलग जूनोटिक्स डिसीजेस से बचने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है। उस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। बचपन में कई तरह की वैक्सीन फ्री में सरकार हमको लगाती है। कई वैक्सीन उसमें से जो है वो ऐसी जूनोटिक पैंडेमिक से बचाव के लिए होती है, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके बाद ये जो मांस, डेयरी, अंडा, ये जो उद्योग है, इनके जो प्रोडक्ट हैं, ये जो तमाम क्रोनिक डिसीजेस हैं, चाहे डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, मोटापा हो, कैंसर हो, अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में, उनके लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार है। और इस तरीके से हेल्थ केयर पर भी सरकार को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए, वहां पर भी नुकसान होता है सरकार का। इसके बाद जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, बाढ़ की, सूखा की, चक्रवात की, छुट्टा जानवर की समस्या, तो उनके पीछे भी सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरह से भारी मात्रा में लाखों करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने में जो पैदा होती है इन मांस, डेयरी, अंडा और मछली के उद्योगों के द्वारा। तो इस तरीके से एनिमल एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, एक दूध वाले जो किसान है उसके बारे में,
क्या वो अपना बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है? क्या वो उद्योग उसके लिए बड़ा अच्छा है? कई लाख रुपए खर्च करके गाय भैंस खरीद कर लाता है, काफी जगह में उसके लिए हरा चारा उगाता है, इसके अलावा उसके लिए भूसा, दाना, पशु आहार, सप्लीमेंट, ये सब खरीद कर लेकर आता है, काफी मेहनत करके वो जानवरों को खिलाता है। इसके बाद जानवर अक्सर बीमार भी पड़ते हैं, उनके हेल्थ केयर के ऊपर काफी खर्चा करना पड़ता है। इसके बावजूद जब तक वो दूध वाला दूध में पानी नहीं मिलाता है, उसको थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं होता है। इसके बावजूद वो सारी बूढ़ी भैंसों को, उनके नर बच्चों को कसाई को बेचता है, गौवंश को वो अबेंडन कर देता है सड़कों पर, खेतों में, वो दूसरे किसानों का नुकसान करते हैं जाकर, ट्रैफिक कंजेशन होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर उन्हीं के कारण। और इसके बावजूद वो जो दूध वाले किसान हैं, वो ना अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना अच्छा हेल्थ केयर दे पा रहे हैं, वो बड़े अच्छे कंडीशन में नहीं है। हम बात करें कसाई की, जो मांस के उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति है, क्या उसका जीवन बड़ा अच्छा है? क्या ये उद्योग उनका बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं उन लोगों का, कसाईयों का? ना चाहते हुए भी एक जानवर को तड़पा के उसको मारना पड़ता है। वो भी एक इंसान है, उसको भी बुरा लगता है जब वो जानवर को मारता है, जानवर तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, पर उसको मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी आजीविका चलानी है। वो इस उद्योग में इस तरीके से ट्रैप हो गया है कि ना चाहते हुए भी एक जानवर को मारना पड़ता है। पूरे जीवन नंगे हाथ नंगे पैर उन जानवरों के खून, मवाद, उनके बॉडी पार्ट्स के बीच में रहना पड़ता है। हम अगर एक बूंद खून भी हमको किसी का छू जाए तो हम 4 बार अपने हाथ धुलेंगे, सैनिटाइज करेंगे उसको। और उन लोगों को पूरे जीवन ऐसे तमाम सोचिए, इतने बीमार जानवर जिनको इतनी तेजी से ग्रो कराया जा रहा है, उनका इम्यून सिस्टम एकदम लो है, उनके बॉडी पार्ट्स के बीच में उनको रहना पड़ता है। कई तरह के पैथोजेंस का वो लोग कसाई शिकार होते जाते हैं, इसीलिए अक्सर कई बार कसाई बहुत लंबी उम्र नहीं जी पाते हैं। इसके बाद उस हॉरिबल कंडीशन में रहने के कारण उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत प्रभावित होता है। अक्सर उनको डिप्रेशन की और तमाम ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो ये उद्योग उनका भी भला नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइवलीहुड नहीं दे पा रहे हैं। तो ये उद्योग किसी के लिए अच्छे भी तो नहीं है, ना हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं और ना उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो इन उद्योगों में काम कर रहे हैं। हम अपने घर पे बैठकर पैसे देकर मांस के, डेयरी के, अंडे के डिमांड करते हैं और इसके पीछे बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। इसमें काम करने वाले लोगों का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके ह्यूमन राइट्स वहां पर प्रभावित होते हैं और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले मैं इसको समझाऊं, मैं आपके सामने एक पोल प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर हम इसके बारे में समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिल्क, मीट एंड एग्स आर हेल्थी? क्या आपको लगता है कि दूध, मांस और अंडे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो। प्लीज आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दोहरा देता हूं कि आपको लगता है कि दूध, मांस और अंडा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? हाँ या ना, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड आपके पास है। 2 सेकंड, पोल को एंड कर रहा हूं। रिजल्ट आपके सामने है। 79% लोगों ने कहा है हाँ, दूध, मांस और अंडे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। 21% लोगों ने कहा है नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। हम बात करते हैं दूध की। मैंने आपको शुरू में ही बताया दूध के बारे में कि भाई कोई एक भी जो भी मैमल है, एक स्तनधारी प्राणी की माँ है, तो जब बच्चा पैदा करती है तभी अपने बॉडी में दूध बनाती है, उतना ही दूध बनाती है जितना उसके बच्चे के लिए आवश्यक है, और तभी तक दूध बनाती है जब तक उसके बच्चे को दूध की आवश्यकता है। अब दूध को कहा जाता है कि दूध एक संपूर्ण आहार है, एक कंप्लीट डाइट है। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन कौन सा दूध किसके लिए संपूर्ण आहार है, ये प्रश्न है। क्या गाय और भैंस का दूध इंसान के बच्चे के लिए, इंसान के लिए संपूर्ण आहार कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखते होंगे जब किसी माँ का बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने तक अपने बच्चे को आप सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं, इसको सिवा कुछ भी खाने को मत दें। अगर गाय और भैंस का दूध इंसान के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता तो डॉक्टर्स कह सकते थे कि ठीक है, आप अपना दूध मत पिलाइए, आप गाय भैंस का पिला दीजिए। पर नहीं, क्यों? क्योंकि जिस माँ का दूध है वो उसके अपने बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, दूसरे के लिए नहीं। उस दूध में ऐसी तमाम वाइटल चीजें हैं जो उस बच्चों के लिए कई तरह की वैक्सीन का काम करती हैं, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। हर माँ के दूध में अलग टाइप का ग्रोथ हार्मोन होता है जो उसके अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो गाय और भैंस का दूध इंसान के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार बिल्कुल भी नहीं है। इवन इंसान का बच्चा ही, एक माँ जो है उसका जो बच्चा है, उसी माँ का दूध जब उसका बच्चा 1 दिन का होता है तो दूध का कंपोजिशन डिफरेंट होता है। जब वही बच्चा 100 दिन का हो जाता है तो उसी माँ का दूध का कंपोजिशन बदल जाता है। नेचर दूध को लगातार चेंज करता रहता है उसके बच्चे के नीड के हिसाब से।
नेचर ने उस माँ का बच्चा वो बनाया है, वो इंसान का बच्चा गाय का बच्चा नहीं है। नेचर ने गाय के पेट में उस बच्चे के लिए दूध नहीं बनाया है, इसलिए वो गाय और भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए कंप्लीट डाइट नहीं है, बल्कि उसकी अपनी माँ का दूध है। और होता क्या है, अलग अलग प्रजातियों का जो दूध है दिखने में सब सफेद सफेद होता है, सबको हम बोल देते हैं दूध है, लेकिन सबका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। सब में अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। जैसे जो गाय का बच्चा है, गाय के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन है वो गाय के बछड़े को जो अभी 10 किलो का हुआ पैदा हुआ है उसको 1 साल के अंदर 100 किलो का सांड बना देते हैं। 1 साल में गाय का बच्चा वयस्क हो जाता। क्या इंसान का बच्चा भी 1 साल में वयस्क हो जाता है? इंसान का बच्चा 18 साल लेता है वयस्क होने में। उतनी तेजी से फिजिकल ग्रोथ की आवश्यकता नहीं होती है इंसान के बॉडी में जितनी तेजी से गाय के बछड़े के शरीर में होती है। तो होता क्या है, जब गाय और भैंस का दूध हम पीते हैं तो उस दूध के जो ग्रोथ हार्मोन है जो बछड़े की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं वो हमारी बॉडी में तेजी से फिजिकल ग्रोथ कराते हैं। कई बार मेंटल ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पाती है, कई बार 10 साल का बच्चा देखने में लगता है 18 साल का है और दिमाग उसका 6 साल के बच्चे जैसा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो इस तरीके से गाय और भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए कंप्लीट डाइट है, इंसान का दूध जो है इंसान के बच्चे के लिए कंप्लीट डाइट है। अब आज जिस तरीके से दूध का उत्पादन गायों का भैंसों के बीच में हो रहा है, जबरदस्ती हमने उनके बॉडी में दूध का उत्पादन बढ़वाया है, उनको कृत्रिम आहार हम दे रहे हैं। दूध एक बच्चा अपनी माँ की बॉडी से डायरेक्टली पीता है, हम उसको निकालते ही एयर के कांटेक्ट में आता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते रहते हैं। जब बॉडी को ज्यादा दूध बनाना पड़ता है तो बॉडी को कई तरह की बीमारियां होती हैं, बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती है, बॉडी पूरी स्वस्थ नहीं होती है गायों की भैंसों की जिनसे हम ज्यादा दूध ले रहे हैं। और इस कारण से दूध में करोड़ों की संख्या में कई बार मवाद की बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं, वो हम डायरेक्टली पीते हैं। इसके बाद भारी मात्रा में दूध में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, पैरासीटामोल पाई जा रही है, वो जो जो लगातार उनको फीड करना पड़ता है गायों को भैंसों को ताकि वो कहीं मर ना जाए, उनका दूध का उत्पादन न कम पड़ जाए। लगातार मैक्सिमम जानवरों को एंटीबायोटिक, पेन किलर, पैरासीटामोल फार्म के अंदर भी खिलाया जाता है, छोटे पशुपालक भी लगातार खिलाते हैं क्योंकि आज की मैक्सिमम गाय भैंस है वो इसी तरीके की है। इसके बाद भारी मात्रा में कीटनाशक भी दूध में पाया जा रहा है। भाई उस गाय को, उस भैंस को कई महीने कई साल तक जो रोज चारा दाना हम खिला रहे हैं वो कीटनाशक से उगाया हुआ है, और वो कीटनाशक रोज जो उसके बॉडी में जा रहा है रोज उसके बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और उसका बहुत हाई कंसंट्रेशन कई महीने बाद, कई साल बाद वो दूध में पहुंच जाता है। तो बहुत कई गुना ज्यादा कीटनाशक दूध में इस तरीके से पाया जा रहा है। तो इस तरीके से दूध का उपभोग जो है हमारे लिए हेल्दी नहीं है। दूध एक नवजात बच्चे का आहार है जो तभी तक हमारे लिए हेल्दी होता है जब तक हम नवजात बच्चे होते हैं। दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसको पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एक एंजाइम जो है वो सिर्फ बचपन में हमारी बॉडी में बनता है, लगभग 1-2 साल की उम्र के बाद वो बनना मैक्सिमम लोगों के बॉडी में बंद हो जाता है। और इसी के कारण 65% आबादी दुनिया की जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, हम लैक्टोज पचा नहीं सकते हैं ठीक से। तो होता क्या है, जब हम एडल्टहुड में दूध पीते हैं, दूसरे प्रजाति का दूध पीते हैं, तो वो हमारे पेट में जाकर गैस भी बनाता है, और उसके कारण जब पेट में गैस बनती है तो जो हम बाकी खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और हमको अलग अलग तरह की सारी समस्याएं शरीर के जो है वो पेट से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो कई तरह की हमारी शरीर में और समस्याएं पैदा होती रहती हैं। तो हम लोग ना तो दूध पीते बच्चे हैं, ना तो हम लोग नवजात बच्चे हैं, और ना तो हम लोग बछड़े हैं। दूध का, जानवरों के दूध का कंजम्पशन एडल्टहुड में वो भी हमारे लिए ना तो हेल्दी है और ना तो नेचुरल है। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अंडे की। मैंने शुरू में बताया कि जो लाल जंगली मुर्गा है उसमें फीमेल 10 से 12 अंडे साल में देती है। जो कृत्रिम प्रजातियां मुर्गियों की हम रखते हैं जिनसे हम अंडे पैदा करवाते हैं अंडे की हैचरीज में, उनसे हम 300 से ज्यादा अंडे पैदा करवा रहे हैं साल भर में। इतना ज्यादा अंडा कैसे पैदा हो रहा है? ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स, फिर भारी मात्रा में उनको एंटीबायोटिक्स, और इस तरीके से ये जो अंडे हैं ये हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। इसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक पाया जा रहा है। इसके अलावा इन अंडे जो है ये सैचुरेटेड फैट के भी बहुत बड़े सोर्स है, जो बहुत बड़ा कारण है आज की तमाम क्रोनिक डिसीजेस का। तो ये जो अंडे हैं ये बड़े खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मांस की। तो मांस भी उसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवरों से लिया जा रहा है, बहुत ही उनको गंदी दशा में रखा जाता है, और इसके बाद मांस में भी नाइट्रेट्स का, सैचुरेटेड फैट का, साल्ट का लेवल बहुत हाई होता है। इवन जो रेड मीट है, गाय का, भैंस का, सुअर का मांस, वो बड़ा खतरनाक है, उसमें तो इन चीजों का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और ये तो अभी WHO ने भी कहा कि ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। अगर हम बात करें मछलियों की, तो आप देखिए हमारे घर की नाली जो है
हमारे शहर का नाला, सीवेज, फैक्ट्रियों का अपशिष्ट सब बहता हुआ कहां जा रहा है? किसी तालाब में जा रहा है, किसी नदी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। धरती का सारा जो गंदगी है, सारी जो जहरीली चीजें हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, सब बहती हुई नदी, तालाब, समुद्र में जाती है और वहां पर ये मछलियां इन तमाम चीजों को कंज्यूम करती हैं। और इसके बाद जब उन मछलियों को हम खाते हैं तो फिर भारी मात्रा में हार्मफुल केमिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक, इसके बाद हैवी मेटल्स जैसे मरकरी है, क्रोमियम है, लेड है, जो भारी न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, जो कार्सिनोजेनिक चीजें हैं, वो हमारी बॉडी में आ जाती हैं। और इस तरीके से हम बहुत ज्यादा, मतलब हमारे घर की नाली, शहर का नाला, फैक्ट्रियों का कचरा सब वापस मछलियों की बॉडी से हमारे बॉडी में आ जाता है। ये हमें बहुत ज्यादा बीमार करता है। और इसके अलावा जो फार्म की मछलियां हैं, जिनको आर्टिफिशियल टैंक्स में हम रखते हैं, उनको भी लगातार बहुत ही छोटे से टैंक में बहुत बड़ी तादाद में मछलियों को रखा जाता है। बहुत ही गंदी दशा में वो रहते हैं। वहां पर भी कई तरह की केमिकल्स डाले जाते हैं उसमें, ताकि कई तरह के उसमें एल्गी प्लांट्स उगे, वो मछलियां उनको खाएं। और इस तरीके से उन मछलियों को खाना भी बड़ा हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो इस तरीके से मछलियों का कंजम्पशन भी हमारे लिए बड़ा अच्छा नहीं है। इसके बाद जो जूनोटिक डिसीजेस हैं, मैंने बात किया शुरू में ही, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए भी जिम्मेदार ये जानवरों का एक्सप्लॉयटेशन है प्रमुख रूप से। तो इस तरीके से मांस का, डेयरी का, अंडे का कंजम्पशन जो है वो हमारे लिए ना तो हेल्थी है ना तो नेचुरल है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल राइट्स की। एनिमल राइट्स, भाई एनिमल राइट्स क्यों? हम लोग ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं ना। हम ह्यूमंस भी एक एनिमल है। हमारी प्रजाति का नाम इंसान है, उनकी प्रजाति का नाम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, हिरण, शेर अलग अलग है। प्रजाति का नाम अलग है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, पर्यावास अलग है, खान पान अलग है, पर हम सारे के सारे एक पशु हैं। हम सब के अंदर एक पर्सनैलिटी होती है, हम सब के अंदर एक व्यक्तित्व होता है, हम सभी के परिवार होते हैं, हम सभी जीना चाहते हैं, हम सभी हंसना खेलना चाहते हैं। कि हम सब में कॉमन है, सारे एनिमल्स में कॉमन है। अब हम बात करते हैं गाय की। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके सामने एक पोल प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि इफ यू हैव अ चॉइस टू ईदर स्टील अ बेबीज फूड एंड लेट देम स्टार्व और टू ईट समथिंग एल्स दैट डज नॉट हार्म एनीवन, व्हाट डू यू चूज? अगर आपके पास दो विकल्प हो, पहला ये कि आप एक नवजात बच्चे के हिस्से का खाना छीन लें, उसे भूखे मरने दें, या आप कुछ और खा लें जिससे किसी को नुकसान ना हो, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? पहला विकल्प है कि आप एक नवजात बच्चे के हिस्से का खाना छीन लें, वो भूखों मर जाए। दूसरा विकल्प है कुछ और खा लें जो आपके लिए बना हुआ है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? प्लीज आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, पहला या दूसरा। आपके पास 5 सेकंड है। पोल को मैं एंड कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने है। अधिकांश लोगों ने कहा है कि भाई हम कुछ और खा लेंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो, जो हमारे लिए बना हुआ है खाना वो हम खाएंगे, हम एक नवजात बच्चे का खाना छीन कर नहीं खाएंगे कि वो भूखों मरे। ठीक है, अच्छी बात है। हम बात करते हैं गाय की। गाय भी एक क्या है, माँ है। हमारी भी माँ थी, हम पैदा हुए तो हमारी माँ ने बचपन में हमको दूध पिलाया। बिल्कुल वैसे ही गाय भी एक माँ है, और जब बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे के लिए अपने बॉडी में दूध बनाती है। अब होता क्या है, हमको दूध चाहिए, दूध तो आज कमोडिटी बन चुका है, हमको चाहिए, तो जबरन एक गाय को या भैंस को प्रेग्नेंट करवाया जाता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा पैदा करेगी, तभी उस बच्चे के लिए दूध बनाएगी बॉडी में, तभी हम ले पाएंगे। तो जबरन गायों को, भैंसों को हम प्रेग्नेंट करवाते हैं, 9.25 महीने पेट में वो बच्चा रखती है। बच्चा पैदा होता है, जैसे ही उसका नवजात बच्चा पैदा होते ही हम उसको रस्सी में बांध देते हैं। पैदा होते ही उस माँ के नन्हे बच्चे को हम रस्सी में बांध देते हैं। आप जानते हैं क्यों? ताकि कहीं वो नन्हा बच्चा, वो नवजात बच्चा अपनी अपनी माँ का दूध ना पी ले, वो बच्चा कहीं अपनी माँ का दूध ना पी ले, इसके लिए हम उसे रस्सी में बांध देते हैं अलग। माँ रोती है कि बच्चे को प्यार करें, दूध पिलाएं, बच्चा रोता है कि माँ के पास जाए, लेकिन वो दोनों अलग अलग बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के हिस्से का दूध हमको छीनना है। हमारी माँ ने, मैंने शुरू में आपको बताया, हमारी माँ ने हमको आधे आधे घंटे पर, एक एक घंटे पर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया। हम थोड़ा थोड़ा दूध पीते रहे, दिन में हमने 20-25 बार दूध पिया अपनी माँ का। वहीं पर एक गाय का, जो बहुत गौप्रेमी लोग भी हैं, एक गाय के बछड़े को सिर्फ दिन में 2 बार खोलते हैं रस्सी उसकी अपनी माँ का दूध पीने के लिए। क्या वो बच्चा 2 बार सिर्फ दूध पीकर अपना पेट भर सकता है?
और उसको भी जब वो खोलते हैं, जैसे ही अपनी माँ का दूध पीना शुरू करता है, तुरंत उसको खींच के किनारे कर देते हैं। उसको खोलते इसलिए है क्योंकि जब वो बछड़ा अपनी माँ का दूध पीना शुरू करेगा, तभी माँ का दूध छाती में उतर के आएगा और तभी लोग निकाल पाएंगे। और पूरे दिन बेचारा बच्चा भूखा रहता है, जिसको दिन में 20 बार दूध पीना चाहिए, उसके सिर्फ दिन में 2 बार दूध पीने को दिया जाता है। और आजकल तो बड़े बड़े डेयरीज में वो भी नहीं दिया जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नवजात बच्चे को भूखा रखकर उसके हिस्से का दूध छीन कर खाते हैं। एक मां की ममता का शोषण करते हैं, एक नवजात बच्चे का शोषण हम करते हैं। हम बात करते हैं मुर्गे की। क्या अंडे के लिए मुर्गियों पर अत्याचार होता है? जबरदस्ती, मैंने बताया कि क्या क्या चीजें मुर्गियों के लिए साथ की जा रही हैं। इसके बाद मुर्गी भी एक मां है। आप किसी भी दूसरा पक्षी कोई अपना घोंसला बनाया हो, आप उसके घोंसले की तरफ बढ़िए, पक्षी बैठा हो, आप उसके पास जाएंगे, वो आपको बड़ी तेजी से भगाएगा, क्योंकि वो माँ अपने अंडों से प्यार करती है, अपने बच्चों से, वो भगाती है। बिल्कुल वैसे मुर्गी भी एक पक्षी है, और उसका अंडा रातों रात हम उससे गायब कर लेते हैं। अंडे के हैचरीज में कई सारे अंडों से वो फिर दोबारा मुर्गियां निकालते हैं, ताकि उनसे और बच्चे पैदा हो, अंडे पैदा कराएं। उसमें से कई नर बच्चे निकल जाते हैं। कई बार उनको अक्सर बहुत सारी अंडे के हैचरीज में सीधे ग्राइंड कर दिया जाता है, उनको एक तेल पेरने जैसी मशीन में डाल दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मुर्गियां हैं, ये उसी परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार का हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, मोर, पीकॉक, पीहन। और वैसे ही ये कॉक और हैन दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। और एक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको अगर कुछ भी हार्म पहुंचाया जाए तो हमको जेल हो जाएगी। और दूसरा उसी परिवार का सदस्य जो है, उस पर इतना अत्याचार, दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार मुर्गियों पर ही हुआ है, सबसे ज्यादा सताया हुआ प्राणी है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, ये अंतर क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इन बेचारी माओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके अंडे के लिए? तो इस तरीके से सभी जो प्राणी है धरती पर, सभी पशु पक्षी हैं, सबका इस धरती पर बराबर अधिकार है रहने का। ये धरती हम इंसानों की नहीं है। हमारी प्रजाति को आए हुए तो कुछ हजार साल पहले या कुछ लाख साल हुए हैं। अभी धरती पर जीवन अरबों सालों से है। ये धरती हम इंसानों के लिए नहीं बनी हुई है। ये पशु पक्षी हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं बने हुए हैं। सबका अपना स्वतंत्र यहाँ पर अस्तित्व है, सबका स्वतंत्र कार्य है, सबका स्वतंत्र जीवन है। और हम क्या करते हैं, पूरे धरती को हम इंसानों ने आज कब्जा किया हुआ है। पूरी धरती हमारी कमोडिटी बन के रह गई। ये सारे पशु पक्षी हमारी कमोडिटी बन के रह गए। वो कमोडिटी नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो हमारी तरह एक व्यक्तित्व है, वो हमारी तरह फैमिली वाले लोग हैं। हम उनके ऊपर भारी अत्याचार कर रहे हैं। वो अत्याचार जो किसी इंसान के साथ हो तो हम कांप उठे, वो इंसान, वही अत्याचार हम इन बेचारे प्राणियों के साथ करते हैं और हम उफ तक नहीं करते। तो हमें सभी प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वो व्यवहार जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, वो हम किसी भी प्राणी के साथ ना करें। आज देखिए पूरे धरती पर युद्ध, हत्या, बलात्कार, ऐसे तमाम घिनौने अपराध हो रहे हैं। वही चीजें हम उन जानवरों के साथ भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई इंसान एक जानवर के साथ ये सब घिनौना कार्य करेगा, तो क्या इंसानों के साथ नहीं करेगा? अगर जानवरों के साथ ये सब कुछ खुलेआम होता रहेगा, तो क्या इंसानों के साथ लोग नहीं करेंगे? करेंगे, और लोग कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि धरती पर शांति की व्यवस्था कायम हो, धरती पर लोग एक दूसरे का सम्मान करें, धरती पर अत्याचार, हिंसा, ये सब कुछ बंद हो, तो हमको सभी भेदभाव छोड़कर सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, सभी के प्रति दयालु वाली भावना रखनी चाहिए। तो हम सभी प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करें, यही बहुत जरूरी है। और अगर हम दूसरे प्राणी के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं बढ़ चढ़कर, तो फिर भाई ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, ये तो हिपोक्रेसी है हमारी। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न और प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कीजिए, हमें इस वर्ड को समझने में आसानी होगी। 2 प्रश्न आपके सामने हैं। क्या आप अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को मार के खाना पसंद करेंगे? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप कुत्ते, बिल्ली या सुअर का दूध पीना पसंद करेंगे? अगर आप में यस आपको लगता है तो यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो। पहला प्रश्न है कि क्या आप अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को मार के खाना पसंद करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप कुत्ते, बिल्ली या सुअर का दूध पीना पसंद करेंगे? प्लीज आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पोल को एंड कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने है।
सभी लोगों ने कहा है कि ना तो हम अपने पालतू कुत्ते को, बिल्ली को, पक्षी को मार के खाएंगे और ना तो कुत्ते, बिल्ली, पक्षी का दूध पिएंगे, सुअर का, सॉरी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आप गाय और भैंस का दूध पीना पसंद करेंगे, तो शायद आप में से अधिकांश लोग कहें हाँ बिल्कुल। मैंने प्रश्न किया कि क्या आप कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का दूध पीना पसंद करेंगे? आपने कहा नहीं। अगर कोई एक बेचारी फीमेल डॉग को जबरदस्ती बांध दे रस्सी में, उसके पपीज को अलग बांध दे रस्सी में और उसका दूध निकाले, पपीज को ना पीने दे, लोग कहेंगे कितना क्रूर व्यक्ति है, बेचारे क्यूट पपीज को उनकी मम्मी का दूध नहीं पीने दे रहा है। सेम चीज हम गाय के, भैंस के साथ करते हैं और हम उसको नॉर्मल मानते हैं, जबकि सेम अत्याचार हम गाय भैंस के ऊपर भी कर रहे होते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है कि वो बेचारा नवजात बच्चा जो दूध के सिवा कुछ नहीं खा सकता है, वो बेचारा पूरे दिन भूखा रहता है, वो क्या, उसको उसके ऊपर क्या बीतती होगी। अधिकांश बच्चे इसी कारण मर जाते हैं बचपन में ही। ये जो भेदभाव है कि एक प्रजाति का दूध छीनना हम गलत मानते हैं, दूसरे प्रजाति का दूध छीनना हम सही मानते हैं, ये भेदभाव कहलाता है प्रजातिवाद। कुछ जानवरों को हम अपने इस्तेमाल की चीज मानते हैं, बाकियों को हम मानते हैं नहीं नहीं, ये तो स्वतंत्र प्राणी है, ये तो वाइल्ड लाइफ है, ये तो हमारे दोस्त हैं, इनको हम कैसे, इनका शोषण हम कैसे कर सकते हैं? ये भेदभाव प्रजातिवाद कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुर्गे को, बकरे को मार के खाना पसंद करेंगे, तो शायद आप में से कई सारे लोग कहें हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने प्रश्न किया कि क्या आप अपने पालतू कुत्ते को, बिल्ली को या पक्षी को मार के खाना पसंद करेंगे? आपने कहा नहीं। अरे हम उनको कैसे मार के खा सकते हैं, वो तो हमारे दोस्त हैं, वो कुत्ता बेचारा वो तो हमारा दोस्त है, मैं उसको कैसे मार के खा सकता हूँ? वहीं पर उसी कुत्ते जितना क्यूरियस, प्लेफुल, जीने की चाह रखने वाला एक प्राणी है बकरा, बकरी, उसको हम मार के खा देते हैं। ये भेदभाव हम क्यों करते हैं? क्यों हम एक प्राणी को अपना दोस्त और दूसरे प्राणी को अपने खाने की चीज मानते हैं? ये भेदभाव कहलाता है प्रजातिवाद। एक चीज और करते हैं हम कहते हैं कि हमें इंसान बहुत सुपीरियर प्रजाति है, बहुत उच्च प्रजाति है और सारे जानवर हमसे इंफीरियर है, हमसे निम्न है, वो तो हमारे इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। ये भी एक प्रजाति के आधार पर भेदभाव है, ये भी प्रजातिवाद है। कोई उच्च और निम्न नहीं है, सारे बराबर हैं धरती पर, कोई किसी के लिए नहीं बना है, सब स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले प्राणी हैं। तो ये जो भेदभाव है ये कहलाता है स्पीशीजिज्म, प्रजातिवाद। और ये भेदभाव बिल्कुल उसी तरीके से गलत है जैसे जातिवाद गलत है, जैसे लिंग भेद गलत है, जैसे नस्ल भेद गलत है, जैसे भाषा के आधार पर भेदभाव गलत है। अलग अलग तरह के भेदभाव हमारे समाज में है और ये सारे भेदभाव एक ही जैसे हैं। सब में जो बलवान होता है वो अपने से कमजोर का शोषण करता है। वही जातिवाद में भी होता है, वही लिंग भेद में होता है, वही नस्ल भेद में होता है, वही प्रजातिवाद में भी होता है। तो अगर हमको लगता है कि हम इन सभी भेदभावों को खत्म करना चाहते हैं, तो हमको खुद को बलवान समझना, दूसरों को अपने से कमजोर समझना, दूसरों को अपने इस्तेमाल की चीज समझना, हमें ये बंद करना होगा। हमें प्रजाति के आधार पर भेदभाव भी बंद करना होगा। और अगर हम ये सोचे कि हम जातिवाद, लिंग भेद खत्म कर लेंगे, पर प्रजातिवाद जारी रखते हैं, वही मांस खाएंगे, दूध पिएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्रजातिवाद को जारी रखेंगे तो खुद को बलवान और दूसरों को कमजोर समझने की भावना हमारे अंदर बनी रहेगी और फिर हम नए नए भेदभाव पैदा करते रहेंगे, क्योंकि खुद को बलवान हम समझ रहे हैं और दूसरों को कमजोर समझ रहे हैं, हमारे अंदर वो भावना तो रह गई। तो आइए सभी तरह के भेदभाव को हम खत्म करें, समानता का भाव लेकर आए, सबका सम्मान करना सीखें, तभी धरती पर सुख और शांति आ सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, वर्तमान पशुपालन और जलवायु परिवर्तन, क्या संबंध है इसके बीच में? तो कुल कृषि के माध्यम से जितना, अभी ये आंकड़े जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं इस स्लाइड में, इस आंकड़े में जितनी बातें मैं करूंगा ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं। हम 15 मिनट में समापन करेंगे इस वेबिनार का, आप लोग प्लीज जुड़े रहिएगा 15 मिनट और। तो कुल जो धरती पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, उसमें से कृषि के माध्यम से जितना इमिशन हो रहा है उसका 60% रिस्पॉन्सिबल अकेले पशुपालन है। मतलब कुल कृषि के माध्यम से जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उसका 60% रिस्पॉन्सिबल अकेले पशुपालन है। जबकि धरती के सभी इंसानों की अगर प्रोटीन की डिमांड की पूर्ति की बात करें तो सिर्फ 37% प्रोटीन की डिमांड की पूर्ति जो है वो मांस, डेयरी, अंडा, मछली, इन तमाम पशु उत्पादों से हो रही है। जबकि 63% प्रोटीन के डिमांड की पूर्ति दुनिया के सभी इंसानों की जो है वो फल, सब्जी, अनाज, दालों से, पौध आधारित भोजन से होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति तो सिर्फ 37% हो रही है मांस, मछली, अंडा, दूध से। कैलोरी की डिमांड की बात करें तो सिर्फ 18% कैलोरी की डिमांड की पूर्ति मांस, मछली, अंडा और डेयरी उत्पादों से होती है।
82% कैलोरी की डिमांड की पूर्ति दुनिया के सभी इंसानों की जो है वो फल, सब्जी, अनाज और दालों से हो रहा है, और जबकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वो 60% का रिस्पॉन्सिबल है। बड़ा अंतर है। ये आंकड़े यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं। धरती पर अगर हम लैंड और वाटर के यूज की बात करें तो कुल कृषि योग्य भूमि का 70% हिस्सा अकेले पशुपालन में यूज हो रहा है, जो कि डिफोरेस्टेशन की समस्या का प्रमुख कारण है। इसके अलावा 80 अरब जानवरों को रखने के लिए, उनके लिए एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर करने के लिए, साफ सफाई के लिए, पिलाने के लिए धरती के कुल जो साफ पानी का यूज हम कर रहे हैं उसका 33% पानी अकेले वही यूज हो रहा है। तो वाटर क्राइसिस का भी बहुत बड़ा कारण यह है। इसके बाद ये जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इसके कारण हजारों लाखों लोग हर साल विस्थापित हो रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं, और लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में लगातार स्थिति और भी ज्यादा विकट होती जाएगी, और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे, विस्थापित होंगे, प्रभावित होंगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो वर्तमान पशुपालन का है। पॉल्यूशन की हमने बात की, मीथेन बहुत ज्यादा इमिट हो रही है इस माध्यम से। वेस्ट मैनेजमेंट पूरा इनएफिशिएंट होता है। ये जो पशु उद्योग है, कत्ल खाने हैं, इनके जो अवशेष है, मलमूत्र है, जानवरों के अवशेष है, वो सब बहते हुए नदी में, तालाब में, मिट्टी में जाते हैं, नाइट्रेट का, अमोनिया का पॉल्यूशन करते हैं। अगर आप घर बनाना चाहें, क्या आप एक पोल्ट्री के फार्म के बगल में रहना चाहेंगे, या आप एक डेयरी फार्म के बगल में रहना चाहेंगे, या आप एक सब्जी के फार्म के बगल में रहना चाहेंगे? आप कहां रहना चाहेंगे? मैं समझता हूं आप सब्जी के फार्म के बगल में रहना चुनेंगे। क्यों? क्योंकि डेयरी के फार्म के, पोल्ट्री के फार्म के बगल में बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा प्रदूषण, वहां रहा नहीं जा सकता है। तो उनका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट होता है, और इन तमाम कारणों से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो भी बहुत ज्यादा कंटामिनेट होता है। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण वर्तमान पशुपालन है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के मुताबिक हर 10 मिनट में एक प्रजाति धरती से विलुप्त हो रही है। धरती से बहुत तेजी से प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो रहा है, और यह इतनी तेजी से विलुप्तीकरण हो रहा है कि धरती पर 6वां मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है। 6वां महाविलुप्तीकरण धरती पर चल रहा है, और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर यह विलुप्तीकरण रोका नहीं गया तो कुछ ही दशकों के अंदर हमारा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। धरती पर जितने नेचुरल सिस्टम है सब हमारे इकोसिस्टम पर डिपेंड करते हैं, और इतनी तेजी से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं कि सन 2050 तक 1 मिलियन प्रजातियां, 10 लाख प्रजातियां धरती से विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा अनुमान है IUCN का। और इस तेजी से विलुप्तीकरण जो है कुछ ही दशकों के अंदर हमारे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर देगा। धरती पर ऑक्सीजन की सप्लाई, खाने की सप्लाई, पानी, जितने भी नेचुरल हमारा सिस्टम है सब ढह जाएंगे। जीवन काफी लंबे समय के लिए शायद विराम लग जाएगा। और ये इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो वर्तमान पशुपालन का है, जो इतने बड़े तादाद में हम जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, लगातार नदी, तालाब, समुद्र में हम मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं। बहुत तेजी से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं जो उन पर्यावास में रहती। प्रजातियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है उनके पर्यावास का नष्ट होना, और पर्यावास के नष्ट होने का प्रमुख कारण धरती पर जो है वो वर्तमान पशुपालन है। तो इस तरीके से ये तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब सोल्यूशन की बात करेंगी मेरी कलीग निजा। निजा, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यस, सो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो हम कर सकते हैं हमारे पर्सनल लेवल पे वो है गोइंग वीगन। वीगन क्या है? वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है। वीगन एक यू कैन से अंग्रेजी वर्ड है। अगर हम उसका हिंदी वर्जन देखें तो वीगन इज नथिंग बट अहिंसा। अहिंसा हम अगर अपनाएं तो हमारे फूड में भी वो अपनाना चाहिए हमको। वीगन वो होते हैं जो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने में इंक्लूड नहीं करते। वीगनिज्म मतलब जो भी हमको प्रोडक्ट्स पशुओं से मिलता है, भले वो खाने के रूप में हो, भले वो इस्तेमाल के रूप में हो, वो कोई भी चीज हम ना इस्तेमाल करें, वो होता है वीगनिज्म। तो बहुत से लोग टेंशन में आ गए होंगे, अगर हम दूध या पशुओं से मिलने वाले दूसरी अगर आहार हम नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, पोषण कैसे मिलेगा? तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आप इंडिया में हो, और इंडिया में हमारे ज्यादातर जितने भी क्विजीन है, जितने भी खाने हैं, वो जो है पौष्टिक खाने भी जो हैं वो
वीगन है। जैसे कि नॉर्थ में हो गया दाल रोटी सब्जी, ये सारी चीजें वीगन है। साउथ में चले जाओ, डोसा इडली सांबार ये सारी चीजें, उपमा, ये सारी जो चीजें हैं वो सब वीगन है। बहुत से स्ट्रीट फूड्स जो हैं जैसे कि बर्गर हो गया, नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, ये सारी भी चीजें जो है, वड़ा पाव हो गया, पानी पूरी हो गया, मुंह में पानी आ गया होगा। सो ये सारी चीजें भी जो हैं बाय डिफॉल्ट वीगन है। तो हमको बहुत ज्यादा इंडिया में है तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ये लाइफस्टाइल अपनाने के लिए। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको शायद थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, बट उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है मार्केट में। हमको कुछ भी खाने का जो टेस्ट है वो हमारे मुंह में कितनी देर रहता है, 15 मिनट, 1 घंटा, एक पूरा दिन शायद, लेकिन उसके बाद तो वो चला ही जाना है। तो वो टेस्ट जो हमको हमारे मुंह में थोड़ी देर के लिए ही रहता है, वो टेस्ट तो हम जो दूसरे विकल्प हैं उससे भी पूरे कर सकते हैं। तो हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें हमारे जो हम खा रहे हैं उस पे, तो हम आसानी से अपना जो लाइफस्टाइल है वो वीगन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो हमारा जो नॉर्मल डाइट है उसमें हम घी वगैरह जो है वो वीगन घी यूज करें, और दूध वगैरह जो है उसकी जगह पे उसके ऑल्टरनेटिव यूज करें। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारा प्रोटीन और दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे पूरा होगा, बट हमको जो भी हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उससे ही हमारे डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरे हो सकते हैं। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें हमको प्लांट प्रोडक्ट से ही मिल सकता है। तो क्यों हम एनिमल को मार के हर्ट करके उनको खा के हमारा रिक्वायरमेंट पूरा करें। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो स्कूल में हमको पूरा एक लेसन हुआ करता था बैलेंस डाइट। उसमें ज्यादातर जो चीजें थी, प्रोटीन्स थे, ये सारी जो चीजें थी वो हमको प्लांट बेस से मिलता था। तो ये हमारे धरती पे जो प्रोड्यूसर्स है वो प्लांट्स है। तो एनिमल्स को भी जो भी प्रोटीन पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, वो प्लांट से ही मिलता है। तो बजाय इसके कि पहले हम प्लांट से लेके एनिमल्स को खिला के फिर एनिमल से वो प्रोडक्ट ले, हम सीधे ही प्लांट से ले सकते हैं। तो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी की सारी हमारे प्लांट बेस्ड डाइट से पूरी हो सकती है। आप पूछोगे वो कौन से हैं, तो ये रहे आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोटीन आपको मग, चीज, सोयाबीन, टोफू, पंपकिन, इनसे मिल सकता है। आयरन भी आपको हरी पत्तियों वाली सब्जियां जो है उससे, पीस यानी मटर, टोफू, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हमारी अलग अलग तरह के दाल है, रेसिन्स हैं, ओट जो है, और फिग, ये सारी चीजों से आयरन और कैल्शियम, ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं हमारे जो ग्रीन वेजिटेशन से हम पूरी कर सकते हैं। हाँ, विटामिन B12 जो है वो किसी सोर्स से हमको नहीं मिलता, उसके लिए हम सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी में ही बनता है, बट क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह से हो चुका है कि अब ये इसका जो उत्पादन है वो हमारी बॉडी में नहीं होता। और जिन जानवरों से हम ये प्राप्त करते हैं उनको खुद को ही बाहर से सप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि उनकी भी बॉडी अभी नहीं बना पाती है, क्योंकि उनको भी इस तरह से इस कंडीशन में रखा जाता है कि उनको खुद इस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। तो हमको जो चाहिए विटामिन B12 है वो फोर्टिफाइड चीजों से मिलती है। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम ये एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, तो ये भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि एनिमल्स को भी ये सप्लीमेंट किया जाता है और फिर हमको मिलता है। तो इससे अच्छा कि हम उनको मार के ये ले, हम सप्लीमेंट खुद भी ले सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी जो है आजकल सिर्फ वेजिटेरियंस में नहीं, नॉन वेजिटेरियंस में भी पाए जाते हैं। वो लोग जो मांस, मच्छी, अंडा खाते हैं उनमें भी ये डेफिशिएंसी आजकल पाए जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि B12 की डेफिशिएंसी, भले ही तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या वीगन हो, ये डेफिशिएंसी किसी को भी हो सकती है। और इससे बचने का बेस्ट इलाज यही है कि आप सप्लीमेंट लो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि आपको दिख रहा है स्लाइड पे। तो इनमें से आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो और अपने बॉडी को जो है हेल्दी रख सकते हो। और ये न्यूट्रिएंट भी हमारी बॉडी के लिए काफी कम
उपयोगी है। तो अब अगर हम वीगन होते हैं तो हमारे हेल्थ में ये क्या इफेक्ट करता है? जो ब्लड प्रेशर है, जो अक्सर हमारे डाइट की वजह से हमको होता है, वो उसकी जो रेट है वो आधे टाइम्स या 3-4 टाइम्स कम हो जाता है। हम ये टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कि अक्सर हमारे खाने पीने की वजह से होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज है वो हेरिडिटरी होती है, वो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमको हमारी फैमिली से मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज वो है जो हमारे खाने पीने की वजह से हमको होता है, तो वो उसका जो रिस्क है वो 2/3 तक हम कम कर सकते हैं। कैंसर भी हम 15 से 20% कैंसर का रिस्क भी कम कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत ही बड़े मात्रा में कम होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो हैं, जो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है, वो हम कम कर देंगे तो हमारा हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन एनी वेज हम विन विन सिचुएशन में है। सिर्फ हमारे हेल्थ पे ही हम लोग प्लैनेट और एनिमल्स को भी ये वीगनिज्म के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। प्लैनेट को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि अभिषेक ने पहले बताया था, रूबिनेटिंग जो एनिमल्स हैं, वो लोग से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस होता है, जैसे कि मीथेन गैस है, वो हमारे पर्यावरण में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो 60% जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने प्लैनेट में कम कर सकते हैं अगर हम वीगन होते हैं। और इन सब चीजों में बहुत सारा पानी लगता है, वो पानी भी हम सेव कर सकते हैं। और ये जो खेती करने के लिए या ये जानवरों को रखने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो भी कम हो जाएगा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एनवायरनमेंट चेंज है वो भी काफी कम हो जाएगा। और ये जो पौध आधारित हम जीवन शैली अगर करते हैं तो वर्ल्ड में से जो हंगर का प्रॉब्लम है, जो पौधे उगाते हैं वो हम जानवरों को देने के बजाय खुद खा ले, तो फिर बहुत सारा जो प्रॉब्लम है हंगर रिलेटेड वो खत्म हो सकता है। और ओवरऑल जो है हमारा प्लैनेट में वेलनेस हो जाएगा, सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। एनिमल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारा सफरिंग उनका कम होगा। अगर हम ये डिमांड कम करेंगे तो उन पे जो ये अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कम हो जाएगा। और हम अपना जो ह्यूमन राइट्स की जैसे एनिमल राइट्स को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, वो एक्सटिंक्ट ना होके उनको भी हम बचाएंगे। वाइल्ड लाइफ काफी सारी जो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, उसको हम बचाएंगे अगर हम वीगनिज्म फॉलो करते हैं, वीगन होते हैं तो। और इसके अलावा हम ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो वीगन है और जो वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले है कुंतल जोशियर। ये जो है इन्होंने एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की है और ये बहुत टाइम से वीगन है। आपने देखा होगा उनके टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है वीगन। और ये यही बताना चाहते हैं कि हम जो नॉर्मल डाइट है हमारा, वो खा के भी हम वो सारे काम कर सकते हैं जो ये नॉन वेजिटेरियन या दूसरे एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स खा के जो लोग रहते हैं, वो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग इतने फिट हो सकते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई या बहुत सारे जो मुश्किल पहाड़ है वो इन्होंने चढ़े हैं। दूसरे हैं जॉन फिनिक्स। ये इनको आप जानते होंगे एज अ जोकर कैरेक्टर। इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है और ऑस्कर के मंच से भी इन्होंने सबको एनिमल राइट्स के लिए और एनिमल्स के प्रति अपनी संवेदनशीलता बताएं उसके बारे में बोला है। उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया था कि वो ये भी बहुत टाइम से, मतलब बचपन से ही ये वीगनिज्म फॉलो करते हैं और ये प्रमोट भी वीगनिज्म को करते हैं कि हमको अहिंसा के राह पे चलना चाहिए और एनिमल राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अमला अकिरानी ये एक साउथ इंडियन तो आइए पशु एक्ट्रेस उत्पादों को है। छोड़ें, वीगन ये बने, भी एक धरती अपने एक्टिविस्ट है, स्वास्थ्य एनिमल व राइट्स पे प्राणियों काम को करती बचाएं। हैं और इनकी खुद की धन्यवाद। काफी सारी सेंचुरीज हैं और इन्होंने काफी सारे एनिमल्स को पनाह दी है, उनका टेक केयर करती हैं।